नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई अमरनाथ सर पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। विश्वास है आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही मेहनत के साथ ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा कि पिछला अध्याय जो था वो हम लोग चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण समाप्त कर दिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। ठीक है। अब द्विघात समीकरण अध्याय में लगभग 130 से 140 प्रश्न के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो उतना ज़्यादा प्रश्न को ख़त्म करने के लिए बड़े बड़े वीडियो की ज़रूरत है और समय अच्छा खासा इन्वेस्ट होगा। मैं कोशिश यही करूँगा कि जितना जल्दी आपको ये ख़त्म करके दे दूँ। दूसरी बात कि इसमें जितने भी सेम प्रश्न रहेंगे उस सभी सेम प्रश्न को आपको घर पे बैठ के सॉल्यूशन करना होगा और करना चाहिए भी। प्रैक्टिस कीजिएगा तभी तो आपको सफलता मिलेगा ना। तो चलिए इसको शुरू करने से पहले, जैसा कि आप लोग अगर पुराने स्टूडेंट होंगे तो मालूम होगा कि सबसे पहले हम कंसेप्ट देते हैं इस अध्याय से रिलेटेड। देखिए, पहली बात कि द्विघात समीकरण है क्या। द्विघात समीकरण, अगर आपको द्विघात बहुपद मालूम होगा तो द्विघात समीकरण ही है। बस देखिए, ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0, यही हमारा कौन सी है, द्विघात समीकरण है। जब ये वाला नहीं रहता है, बराबर 0 नहीं रहता है, तब तक उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। और जब बराबर 0 लग जाता है तब उसको क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है। अब बात रह गया कि इसको कंसेप्ट क्या क्या है सर। देखिए, द्विघात समीकरण में ज़्यादातर पूछता है, दो विधि से इसको हल कर सकते हैं। पहला कौन सा विधि, गुणनखंड विधि, जो कि आप लोगों को मालूम होगा मेरा बच्चा। दूसरा द्विघात सूत्र से। कौन सा सूत्र से, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से हल कर सकते हैं। और तीसरा क्या, पूर्ण वर्ग विधि से हल कर सकते हैं। कौन सा विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। बहुत खूब मेरा रसगुल्ला, ये तो आप लोग बना लेंगे। द्विघात सूत्र भी पढ़े होंगे और पूर्ण वर्ग विधि। लेकिन सवाल ये उठता है, ये ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस है। मैं सिर्फ जानबूझ करके आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो ये तीनों में से किसी से भी बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है। पहले तो ये तो 2 नंबर में पक्का पूछ सकता है, एगो न एगो दूगो हर साल पूछता है, तो इन साल भी पूछेगा। अच्छा, द्विघात सूत्र ये भी दे देता है, कहता है निम्नलिखित को द्विघात सूत्र से हल करें। और तीसरा पूर्ण वर्ग विधि भी दे सकता है। तीनों उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहला वाला, क्योंकि वो तो हर हाल में पूछ देता है। ठीक है ना, शून्य निकालने के लिए बोल देता है। ठीक है। दूसरा ये हो गया भला मेरे कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल माइनस b बटा a होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, फार्मूला c बटा a होता है। ये सब आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। द्विघात सूत्र जो है वो इसमें हम बता रहे हैं। फार्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और बटा में क्या होता है, 2a होता है। यही हमारा क्या हो गया, द्विघात सूत्र हो गया। ठीक है। बहुत ही कमाल का मैं कंसेप्ट देने जा रहा हूँ, जो कि आपको हर हाल में याद रखना होगा। ये है कंसेप्ट। रुक जाइए, हाँ देखिए क्या है कंसेप्ट भला मेरे, ध्यान देना। बहुत ही VVI कंसेप्ट, बस ये समझ जाइए कि VVI कंसेप्ट है। VVI। देखिए पहला कंसेप्ट, देखिए जिसको में हम लोग कहते हैं विवेचक को सूचित करते हैं कौन चीज से, D से। इसका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। इसका यूज कहाँ होता है, जो समझिए। जैसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 3 फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट था, a1 बटा a2 वाला, उसी प्रकार से द्विघात समीकरण में मूल विवेचक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि द्विघात समीकरण में यदि आपके उसके मूलों की प्रकृति के बारे में जांच करना हो तो बस सिर्फ एक ही तरीका है, ये है, अब वो है डी का मान। सवाल ये उठता है डी का मान कैसे आता है। 2-3 चीज़ें हो सकता है। पहला हो सकता है कि डी बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाए। दूसरा या तो हो सकता है कि डी का मान 0 से क्या आ जाए, बड़ा हो जाए। तीसरा ये हो सकता है कि डी का मान क्या हो जाएगा भला मेरे, छोटा हो जाएगा 0 से। रसगुल्ला ध्यान दीजिएगा इस बात को ज़रा। यदि डी बराबर 0 रहे तब मूल जो है ना उसको क्या कहते हैं, वास्तविक कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक कहते हैं। और यदि बड़ा हो जाए 0 से फिर भी मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। लेकिन यदि 0 से छोटा रहे तो मूल माने शून्यक ना, x का मान ना, तो मूल है जो क्या हो जाता है, अवास्तविक हो जाता है। अवास्तविक होता है। बोलिए क्या इतना आपको याद हुआ क्या,
क्या इतना से याद हुआ कि अगर सर खाली एक ही कंडीशन में तो अवास्तविक है बोला, बस किस में, 0 से छोटा वाला में, ठीक है ना, 0 से छोटा वाला में। अच्छा बराबर का चिन्ह रहेगा बोला तो लिख देना कि मूल कैसा भी होगा भाई, या कि समान भी होगा। बराबर नहीं है तो क्या लिख देना है, असमान लिख देना। बराबर नहीं है तो क्या लिख देना, ये भी बराबर का चिन्ह नहीं है तो क्या लिख देंगे, असमान। बोलिए मज़ा आया ना, याद हुआ ना। शायद वो चीज़ें भी याद हो गया होगा जो आपको इतना दिन से नहीं याद हो रहा होगा। अगर पहले से याद था तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, पहले से अगर याद था आप मेहनती हैं, ठीक है। जिन बच्चा को पहले से याद नहीं था, क्या समझ में आ गया, एक ही पॉइंट याद रखना है बस इसको, क्योंकि बाकी सब में तो वास्तविक यही तो चिन्ह पर डिपेंड करता है। बराबर रहेगा समान लिखना, बराबर नहीं रहेगा असमान लिखना, बराबर नहीं रहेगा असमान लिखना। 0 रहेगा तो वास्तविक हो जाएगा 0 से बड़ा, यानी कि अगर d का मान यदि माइनस में आ जाए, कुछ में आ जाए, माइनस में आ जाए, -1 -2 -3 इस जैसा आ जाए तो क्या होता है, उसे आप उसको हल नहीं कर सकते हैं। वैसे द्विघात समीकरण को हल नहीं किया जा सकता, यानी कि उसका मूल जो है वो अवास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। क्लियर। तो वास्तविक के कंडीशन के गो में बोला, दूगो में, बस कंसेप्ट खत्म।